हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्षिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। तो भाई सभी को नमस्ते और सभी को मेरा प्रणाम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्षिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है भाई। तो गाइज, सबसे पहले मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, यस और नो। नमस्ते भाइयों, नमस्ते। लव यू गाइज, लव यू। भाई इतना तो मैं देख चुका हूं कि मैं बहुत ज्यादा पीवाईक्यू आप लोगों को करवा रहा हूं और मुझे बाकी मैंने कंपैरिजन किया, रिलेटिवली पिछले साल के कंपैरिजन में भी ध्यान दिया। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, क्वेश्चन करके तुम लोग खुश हो या क्वेश्चन कम करके खुश हो? बताओ तुम लोग बेटा, क्वेश्चन ज्यादा करके खुश हो या क्वेश्चन कम करके खुश हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए गाइस, तो हम लोग क्या था, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को परासरण दाब के बारे में बताया था और परासरण दाब के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज भी पीवाईक्यू होंगे। तो तुम ये मान लो, अगर 40 पीवाईक्यू अब से पहले हो गए हो तो 12 आज मान लेना 52 पीवाईक्यू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्यादा करने हैं सर, ज्यादा करने हैं सर, क्वेश्चन ज्यादा लगाइए। देखिए भाई, बहुत बेहतरीन यार, बहुत बेहतरीन। तो मैं सिंपली बात बताऊं आप लोगों को, मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूं कि आपको टॉपिक करवाने के बाद सीधा जो फील है ना, वो आईआईटी का जाए। जेई मेंस के क्वेश्चन आपको कोई नए ना लगे कि यार पीवाईक्यू कभी करेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं, पहले याद कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। वो वाली टेंशन अपने आप को चाहिए ही नहीं। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो ये मान लो आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चन उदाहरण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की रखो कि नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले भाई मैं बात करूंगा परासरण दाब के ऊपर। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको परासरण दाब पढ़ाया था। ठीक है, और परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब पढ़ाया था बेटा। और मैंने आप लोगों को इस तरीके के न्यूमेरिकल भी का मतलब फॉर्मूला बताया था कि पाई बराबर होता है CRT। ठीक है, अब ये तो होता है बेटा हमारे पास आदर्श विलयनों के लिए। क्या होता है बेटा? आदर्श विलयनों के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे। और आपको ये बात पता थी, एक फॉर्मूला और मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, पहले ही बता दिया था कि पाई बराबर आई गुणा, ये आई है बेटा, आई 1/2 गुणांक CRT। अब ये वाला जो आपके पास फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा सभी विलयनों के लिए, सभी विलयनों के लिए। आप कहोगे सर जी कैसे सभी विलयनों के लिए है ये? मैंने कहा देखो भाई, बताता हूं कैसे है। मान लो अगर मेरे पास आई का मान 1 है तो वो आदर्श विलयन ही होगा। ठीक है, और आई का मान अगर 1 से बड़ा या छोटा है तो वो अनादर्श विलयन होगा, अनादर्श। पहले मैं आप लोगों को पहले एक क्या कहते हैं इसको, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, आदर्श विलयन के आधार पर जो परासरण दाब है उसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है उनके बारे में बात करूंगा बेटा मैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। फिर उसके बाद एक और बात बता देता हूं बेटा मैं, जो मेरे पास विलियन होते हैं ना, विलियन क्या होते हैं बेटा? विलियन परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर, आधार पर भाई 1 मिनट देना बेटा, एक बैंक से ना एक वो आया है, 1 मिनट देना बस, उसको मैं रिसीव कर लूं फिर मैं उसके बाद।
तो देखिए भाई, तो परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार, कि भाई किस किस प्रकार के विलयन होते हैं बेटा। देखो, अगर मान लो मेरे पास दो अलग अलग विलयन है, ठीक है, और मैं उनकी तुलना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, मैं दो अलग अलग विलयन है और इनमें कोई ना कोई परासरण दाब जरूर होगा। तो ध्यान रखना, अगर इसका परासरण दाब हमारे पास पाई 1 है और इसका परासरण दाब बेटा पाई 2 है, ठीक है, और मैंने कहा कि यार कोई भी विलयन की तुलना करे किसी के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि पाई 1 अगर ज्यादा हुआ पाई 2 से, ठीक है, क्या हुआ बेटा, पाई 1 ज्यादा हुआ पाई 2 से, यानी इसका परासरण दाब उससे ज्यादा हुआ। तो जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा अति परिसारी, अति परासरी, और जिसका बेटा कम होता है उसको बोलते हैं अल्प परासरी। ठीक है, तो दो प्रकार के तो हो गए बेटा ये। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि भाई, एक होता है हमारे पास अल्प परासरी विलयन, ये क्या होगा बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता ही कम है, तो हम लोग कहेंगे बेटा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, ध्यान रखना, जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है बेटा अति प्रसारी। अगर मैं अति प्रसारी की बात करूं कि भाई अति प्रसारी विलयन क्या होते हैं, ठीक है, अति परासरी विलयन, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। क्योंकि भाई कभी भी परिभाषा में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, स्कूल वाले पूछ सकते हैं, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। हम कहेंगे बेटा ऐसे विलयन, या कह सकते हैं जिस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उसे अति। अब देखो कहीं जगह पर मैं छोटी मात्रा लगा देता हूं, बड़ी मात्रा लगा देता हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। तो मैं देखो पढ़ाता हूं हिंदी मीडियम में, और नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं साइंस की, केमिस्ट्री की पूरी डिटेल में, लेकिन अगर कोई अंक की बिंदी पर भाई और ई की मात्रा पर कोई आपत्ति करे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, मतलब लिखने में, बोलने में तो ठीक है। तो उसे अति परिसारी या परासरी कहते हैं, ठीक है, अति प्रसारी कहते हैं, क्योंकि मैंने 5-6 साल पहले लगातार इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया बेटा, मतलब इंग्लिश वालों को ही पढ़ाया है। ये तो बस क्या है कि हिंदी मीडियम वालों को मेरे को मतलब सपना है मेरा उनको उठाना, तो इसीलिए मैं इस मीडियम की तरफ आया। तो ये होता है बेटा अति प्रसारी। अब यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या आप लोगों को ये नोट होगी दोनों लाइन, ये वाली भी और ये वाली भी? इसको तो हम बाद में जो आपको समीकरण लिखवाइए उसके ऊपर मैं ढेर सारे फॉर्मूले कराऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। पहले इसको आप नोट करो बेटा, क्वेश्चन तभी होंगे जब आप नोट करोगे। बहुत बढ़िया, लव यू गाइस, लव यू टू, बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद नया चैप्टर चालू होगा बेटा, ठीक है, नया चैप्टर चालू होगा, फिर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा पूरा।
चलिए डन। अब देखिए बेटा, एक और प्रकार के विलयन होते हैं जिनको बोलते हैं समप्रसारी विलयन। समपरासरी विलयन, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा देखो बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, ये होते क्या है बेटा, समप्रसारी का मतलब होता है ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे बेटा ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, समान होता है। ठीक है, समप्रसारी विलयन कहलाते हैं। अब इनकी खास बात पता क्या होती है बेटा, समप्रसारी विलयनों की खास बात क्या होती है, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इनके ऊपर मैं क्वेश्चन का एक बार झलक दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चनों की झलक या तो न्यूमेरिकल में आएगी या ऐसे आएगी, कुछ विलयन दे दिए है ना, या तो विलयन दे दिए और इनमें पूछ लेगा कौन कौन से समप्रसारी हैं या कितने समप्रसारी हैं। ठीक है, तो समप्रसारी की जो खास बात होती है ना बेटा, इसके बारे में एक बात समझना पड़ेगा आपको। अगर मान लो एक हमारे पास सॉल्यूशन एक है और एक हमारे पास सॉल्यूशन 2 है, इसका परासरण दाब पाई 1 है, इसका परासरण दाब पाई 2 है, तो बेटा समप्रसारी विलयनों के लिए दोनों का परासरण दाब क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे बेटा स्थिर ताप पर, स्थिर, ये रुको पहले, पाई 1 स्थिर ताप पर समप्रसारी विलयनों के लिए, समपरासरी विलयनों के लिए, ठीक है, समपरासरी विलयनों के लिए पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के बराबर। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, पाई, चूंकि हमारे पास ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, पाई बराबर आई गुणा CRT से। ठीक है, तो यहां पर होगा I1 C1 RT बराबर I2 C2 RT। ताप स्थिर है, R सबका कांस्टेंट होता है बेटा। ठीक है, तो RT से RT कट गया बेटा। तो कभी भी आपको यह चेक करना हो कि कौन कौन से विलयन समप्रसारी हैं, तो उनकी सांद्रता और उनकी जो वांठाप गुणांक है, वो गुणांक का जो गुणनफल होगा वो बराबर होना चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कि वो विलयन जो है समप्रसारी होंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए दोस्तों, फटाफट इसको बेटा जी नोट करिए। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। चलिए नोट करिए यहां पर। डन, ओके। तो भाई ये बात हो गई हमारे पास क्लियर। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमारे सामने क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया, ध्यान रखना भाई क्या है, इसको समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये 13 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है। 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयनों में नहीं टूटता, ए को 1000 मिलीलीटर पानी में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया। ठीक है जी,
विलयन उसी तापमान पर 0.05 मोलर ग्लूकोज विलयन के समपरासारी है। ओके जी, बोल दिया उन्होंने। तो प्रदर्शित करता है कि यदि ए का मूलानुपाती सूत्र ये है CH2O, तो ए का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, आणविक द्रव्यमान होगा, ये हम इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं क्या होगा। ठीक है, एक हमने क्या कर दिया बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास ए का विलयन। ठीक है, ए का समझाऊंगा बेटा मैं, जल में विलयन, एक तो ये हो गया ए का जल में विलयन। आप कहोगे हाँ सर। दूसरा क्या होगा बेटा हमारे पास, ग्लूकोज का जल में विलयन। दो विलयन दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, एक का हमारे पास ए का विलयन, इसको हमने क्या कह दिया बेटा 1, अरे यार इसको क्या कह दिया हमने 1, और इसको कह दिया हमने 2। अब ये दोनों विलयन क्या हो गए बेटा, समपरासारी है। क्या है ये, समपरासारी है। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो समपरासारी विलयन होते हैं उनका परासरण दाब क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आपको गया सर, तो हम लोग कहेंगे पाई1 और यहां पर पाई2। ठीक है, अब जरा ध्यान रखना यहां पर, चूंकि विलयन 1 व 2 सम परासरी है, क्योंकि विलयन 1 व 2 सम परासरी है, तो पाई1 बराबर पाई2 होगा। और आपको याद होगा समपरासारी विलयनों के लिए क्या होता है बेटा, I1 C1 बराबर I2 C2 होता है स्थिर तापमान पर। अब खास बात क्या है कि अगर आपको याद ना हो, मैं फिर से याद दिलाऊंगा, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज या ऐसा कोई यौगिक जो पानी में आयनों में ना टूटता हो, ये सारे आदर्श विलयन होते हैं। तो चाहे तो हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, और चाहे कहा गया ग्लूकोज की बात करें, दोनों ही क्या है बेटा, आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयनों की खास बात क्या है कि दोनों के लिए I का मान सेम होगा बेटा। अब इसके लिए अगर I1 हमने मान लिया 1 है, तो बेटा इसके लिए I2 का मान भी 1 होगा। तो भाई चाहे तो 1 रख दो। अब इसमें सांद्रता है, ये सांद्रता का फॉर्मूला होता है A के मोल V1, यहां पर 1 गुणा इस N2 के मोल और V2। राइट बेटा। अब यहां पर तो क्या है कि आपको आयतन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सांद्रता दे रखी है कितनी, 0.05। इधर दे रखा है भार, इधर क्या दे रखा है बेटा, भार। तो इसको हमें थोड़ा सा वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, भार बटे अणुभार वाला सिस्टम। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको हमने कर दिया बेटा W1 बटे इसका अणुभार OP1। ठीक है, और 1 बटा आयतन V1। यहां पर तो दे ही रखा है डायरेक्ट कि जो C2 है, C2 का मान, भाई सांद्रता दे ही रखी है, आप चाहे इसको ना भी लिखो ऐसे करके, C2 का मान ही दे रखा है 0.05। तो हमने यहां पर क्या कर दिया बेटा, 0.05 मोलर रख दिया। ठीक है, अब यहां पर जब भार रखोगे तो 12 ग्राम था, अणुभार आप ज्ञात करोगे, आयतन था बेटा हमारे पास 1000 ml, ध्यान रखना 1000 ml। अब क्योंकि जो मोलरता होती है, मोल प्रति लीटर होती है, तो आयतन को बेटा हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर हमें 1000 से क्या करना पड़ा, गुणा, 0.05 हो गया। अब इससे कट गया ये, जब आप ब्रज गुणा करोगे तो इससे काटोगे तो नीचे जाएगा 100। ठीक है भाई, नीचे कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया। अब आप 5 का पहाड़ा देखो, 5 ही कम 5 और 20, जब इसकी गुणा करोगे, ठीक है, तो अणुभार जो आएगा बेटा वो आएगा 240 ग्राम प्रति मोल। कितना अणुभार आ गया बेटा, 240 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है बेटा, इन्होंने पूछा है ए का मूला अनुपाती सूत्र CH2 है, तो ए का आणविक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में क्या होगा। ठीक है, ये तो खैर क्वेश्चन पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अणुभार हमारे पास निकल के ही आ गया 240 है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तुम भी क्या याद रखोगे।
सिंपल क्वेश्चन था, हो गया, होना चाहिए बेटा बस। अगर दो विलयन समप्रसारी होंगे तो उन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ना है बेटा, सॉरी, उन दोनों के परासरण दाब को बराबर करना है, जोड़ना उल्टा बोल गया दिमाग में मेरे, है ना, उन दोनों के परासरण दाब को बराबर करना है, या फिर I1C1 बराबर I2C2 करना है, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया और PYQ भी था, इजी भी था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा करते हैं भाई आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे, भाई देखो मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें ये मान के चलना, हर चैप्टर में मैं तुम्हें 50-60 PYQ करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और नॉर्मल क्वेश्चन तो रहे अलग, ठीक है। अब देखिए आगे कहानी, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, वापस से मैंने कमेंट बंद क्यों करा है, क्योंकि मैं पहले इस बार में इंटीजर दूंगा, ठीक है। प्रोटीन के एक जलीय विलयन के 300 ml आयतन में, ध्यान रखना ये हमें आयतन दे रखा है, ये हमें आयतन दे रखा है 300 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, इतने ग्राम प्रोटीन है, ओके। तापमान दे रखा है 300 केल्विन, इस विलयन पर प्रसारणी दाब इतना मिली बार है ये बेटा। अब मिली बार को बार में कन्वर्ट करने के लिए 1.29 गुणा 10 की घात 3 बार करते हैं, ठीक है, जब आप यूज करोगे। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में क्या होगा, आर का मान दे रखा है। तो आप लोग प्रसारण दाब का भाई फॉर्मूला जानते हो, पाई बराबर क्या होता है, आई गुणा सी गुणा आर और गुणा टी। अब क्योंकि हमारे पास प्रोटीन है तो प्रोटीन आयनों में नहीं टूटता होगा, ठीक है, जितने भी हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो यूरिया हो, अब ये आयनों में टूटेंगे नहीं, जब ये आयनों में नहीं टूटेंगे तो इनके लिए हमने आई का मान 1 मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सांद्रता के लिए हम लिखेंगे भार बटे अणुभार, और आयतन लिखेंगे जो भी हमें दे रखा होगा, लीटर में चाहिए, लेकिन ये आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है, तापमान का मान रखेंगे। अब आई का मान देखो यहां पर क्लियरली मैं बता रहा हूं फिर से, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, यूरिया हो, प्रोटीन हो, या कोई भी जैव अणु हो, जो भी, ठीक है, आयनिक यौगिक ना हो बस वो, उन सबके लिए आई का मान 1 होगा, ठीक है, जो आयनों में नहीं टूटता होगा, ठीक है, उनके लिए सबके लिए आई का मान क्या होगा, 1। अब आगे आपकी कहानी है, आप क्या करते हो, मैंने आप लोगों के लिए कमेंट भी ऑन कर दिया, इंटीजर टाइप भी स्टार्ट कर दिया, और समय भी दे दिया आपको 2 मिनट का, थोड़ा बहुत समय नहीं होता, 2 मिनट बहुत होता है, करिए बेटा। 8 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है ये, 8 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए तो इसको अब हल कर लेते हैं। आई का मान दे रखा है बेटा हमारे पास कितना, 1, चलो डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है कि सर जी हमें 0.63 ग्राम दे रखा है, अणुभार क्या करना है, ज्ञात करना है, और परासरण दाब दे रखा है बेटा 1.29, और ये सॉरी 1.29 मिली बार है ना, माइनस के करना बेटा, ये माइनस के होगा, क्योंकि देखो मिली में क्या करते हैं, 1000 जो भी मिली दे रखा होता है उसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, तो यहां पर 10 की घात -3 लेना है, ये 10 की घात -3, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया बेटा 1.29 गुणा 10 की घात -3, ठीक कर लेना, अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया, अगर आपने सबमिट नहीं करा टाइम है, कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया भाई, आयतन कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 300 ml,
इसको लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर दो। आर का मान कितना दे रखा है भाई? आर का मान दे रखा है 0.083 और तापमान का मान कितना दे रखा है बेटा? टेम्परेचर दे रखा है क्या? 300 केल्विन। ये दे रखा टेम्परेचर 300 केल्विन, तो 300 हमने यहां पर रख दिया। अब भाई हम लोगों ने क्या करा, इससे ये गायब, इन 3 जीरो से ये पॉइंट गायब, ठीक है। इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट गायब। अब देखिए, जब आप ब्रज गुणा करोगे अणुभार बराबर, अणुभार बराबर 63 गुणा 83 और 10 की घात -3 जब इधर आएगा तो 1000 हो जाएगा ये, ठीक है। और भाइयों भाग करना पड़ेगा आपको 129 से, 129 से। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। तो हमारे पास 0.36 हटा के 300 ml है, 1000 में कर दिया, इतना रख दिया, ठीक है। और ठीक है, -63 गुणा 83 तो ये आ गया बेटा हमारे पास। देखो कितना बड़ा आंसर, 405348। अगर इसको निकटतम पूर्णांक में हमें मान रखना है प्रोटीन का, क्या करना है बेटा? निकटतम पूर्णांक में। तो आपको पता होगा ये जो संख्या है ना, ये हमारे पास 5 से बड़ी संख्या है। अगर ये हटती है तो इधर एक जोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 405 35, 405 35 ग्राम पर मोल आएगा बेटा, ठीक है। 405 ग्राम 35 ग्राम पर मोल, तो 405 35 1.87% बच्चों का आंसर करेक्ट है। चलिए 405, ठीक है, 35। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से छोटी छोटी गलती हो गई हो सकता है कि मैंने जो 10 की घात 3 लिखा हो आपने वो लेकर कर दिया हो, फटाफट सबमिट कर दिया हो, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? परासरण दाब का फॉर्मूले में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्लियर है? यस और नो? आया ना? चलिए 3 पॉइंट कैसे हटाए, ये 1000 से गुणा करी ना बेटा, 1000 की गुणा कर दियो, तीनों पॉइंट हट गए, और क्या। अच्छा ठीक है जी। अब देखिए आगे कहानी, एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, वापस से ध्यान रखना है। 300 केल्विन तापमान है, 50 ml का 0.2 मोलल यूरिया, ठीक है, मोलल यूरिया घनत्व है 1.0212, 250 ml में ऐसे विलयन के साथ मिलाया जाता है जिसमें 0.6 ग्राम यूरिया मौजूद है, ठीक है। दोनों विलयन में एक विलायक में तैयार किए गए हैं। 300 केल्विन पर परिणामी विलयन का परासरणी, क्या बोलते हैं इसको, 300 केल्विन पर परिणामी विलयन का परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, टॉर में क्या होगा, ठीक है। और यूरिया का मोलर द्रव्यमान दे रखा है इतना। तो पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इसका तरीका सिंपल है। अगर मान लो आपको परिणामी विलयन के अंदर यह बताना हो, ठीक है, यूरिया क्या है हमारे पास बेटा, यूरिया क्या है जिसका वानठाप गुणांक 1 होता है, आदर्श विलयन। और इन्होंने एक बात अच्छी दे रखी है, डेल्टा एच मिक्स 0 और डेल्टा वी मिक्स 0। इससे आप आइडिया लगा लेना कि जो हमारे पास विलयन होगा वो आदर्श विलयन होगा। अब आदर्श विलयन क्या होता है बेटा, आदर्श विलयन ऐसा होता है जिनका
जिनके लिए आई का मान 1 होता है, वान ठाप गुणांक 1 होता है। ओके जी, तो हमें ना टोटल एक यूरिया ये है, इसका विलियन है, और दूसरा एक है अलग। ठीक है, 2 अलग अलग विलियन है जिनको आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद आप लोगों ने क्या कर दिया बेटा, परासरण दाब पूछा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा। ठीक है, कि जो आपके पास पाई टोटल होगा ना, वो पाई 1 प्लस पाई 2 होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि I1 C1 RT जो समान तापमान होगा, I2 C2 RT। अब क्योंकि दोनों ही आदर्श विलयन है तो I का मान तो 1 हुआ। ठीक है, सांद्रताएं अलग अलग हो सकती है, तो C1 प्लस C2 RT ये का करना है आपको। ठीक है, तो C1 प्लस C2, तो जो दूसरा विलयन है ना बेटा, इसकी सांद्रता तो आपको निकालनी है ऐसे। ठीक है, कि जिसमें पहले हमारे पास क्या था, इससे सांद्रता निकाल लेना बेटा। 50 ml का 0.2 मोलल यूरिया विलयन में जिसका घनत्व इतना है, 250 ml के एक ऐसे विलयन के साथ मिलाया गया जिसमें इतने हैं। तो जब हमारे पास पहला विलयन होगा, इसमें हमें मोलरता चाहिए, मोलरता दे रखी है। क्या चाहिए हमें इसमें, ये मोललिटी है बेटा, ध्यान रखना। तो आपको चाहिए होगी मोलरता, मोल प्रति लीटर वाली। तो इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो बेटा आप इस वाले संबंध से निकाल ले, अगर आपको याद हो तो 1000 गुणा मोलरता, 1000 गुणा डेंसिटी गुणा मोलरता गुणा अणुभार विलायक का सॉरी, या तो ये कर दो। ठीक है, या इसका तरीका एकदम ऐसा है भाई, अगर आपको मान लो पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, तो आप लोग बाहुबली बॉक्स मेथड बना लेना, और जब आप बाहुबली बॉक्स बनाओगे तो वहां पर मैंने आपको मोलरता को मोललता में कन्वर्ट करते हुए जानता हूं, या मोललता को मोलरता में कन्वर्ट करते हुए जानता हूं भाई मैं। ठीक है, तो 0.2 मोलर विलयन है। ठीक है, और 50 ml है। तो पहले तो ये सोचो, 50 ml हमारे पास विलयन दे रखा है, और घनत्व कितना दे रखा है बेटा विलयन का, 1.012। इससे बाहर निकल के आ जाएगा, निकल के आ गया, ये बाहर निकल के आ गया बेटा यहां पर। अब आप देखोगे जब इसको गुणा करोगे ना आप, पचास क्यों गुणा करा हमने, क्योंकि यहां पर हम लिखते हैं सोल्यूट विले सॉल्वेंट, और यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर भार आयतन और घनत्व। ठीक है, तो हमारे पास भार आएगा 50.6 ग्राम। इतना भार है ये 50.6 ग्राम। अब इसमें हमें चेक करना है कि सोल्यूट का जो मोलरता है वो कितनी होगी। अगर इसके मोल निकल के बाहर निकल के आ जाएगा तो बन जाएगा काम। तो बेटा 0.2 मोलर का अर्थ क्या हुआ, 0.2 मोलल का अर्थ होता है मोलल कि 0.2 मोल विलायक के 1 किलोग्राम में, विलायक के 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो इसकी मोलरता ज्ञात कर लो आप, या इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, हटो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम करो, 0.2 मोल ले लेना। मोल भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल गुणा अणुभार। तो मोल हमारे पास कितना हो गया बेटा, मोल हमारे पास थे 0.2, और अणुभार कितना होता है यूरिया का 60। तो भाई ये हो गया 120, 12 हो गया। तो 12 ग्राम जो है, 12 ग्राम यूरिया जो है वो 1000 ग्राम इसमें उपस्थित होगा, इसमें बेटा विलायक में, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 1012 ग्राम। ठीक है, 1012 ग्राम भार हो जाएगा पूरा किसका बेटा, विलयन का। घनत्व तो सेम रहता है 1.012 ये रहेगा। अब यहां से अगर आप बेटा निकालोगे इसका क्या बोलते हैं विलयन का आयतन, ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहां पर, इस वाले को यूज कर लेना विलयन के लिए। ठीक है,
क्या लिखा बेटा हमने, विलयन के लिए कि भार बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन, या फिर अरे यार, घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा भार बटे घनत्व। तो भार कितना था बेटा 1012, घनत्व कितना था बेटा 1.012, इससे काटोगे तो ऊपर जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 1000 ml आ गया। किसका आ गया बेटा, ये 1000 ml आया हमारे पास 1000 ml आया हमारे पास उस विलयन का जिसकी मोललता ये है। अब उन्होंने क्या काम करा, इसके 1000 ml को पूरा नहीं उठाया, इसके केवल 50 ml उठाए। क्या उठाए बेटा, इसके 50 ml। तो यहां से आप एक एलिमेंट्री मेथड बनाना, ऐसे करके, कहां गया वो, हाँ, ऐसे करके कि भाई 1000 ml में यूरिया के 12 ग्राम है, तो 50 ml में 12/1000 गुणा 50 ग्राम यूरिया होगा। तो यूरिया का भार आ गया बेटा। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास सांद्रता आएगी C1, उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, चाहे तो आप ऐसे लिखना भार बटे ऐसे करके भार बटे अणुभार, यूरिया है, आयतन, ठीक है, आयतन आपका निकल के आ जाएगा 50 ml, भार निकल के आएगा यहां से। ठीक है, और प्लस C2, C2 का मान इन्होंने दे रखा है क्या, C2 का मान इन्होंने दे रखा है बेटा 0.06 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 0.06 बटे अणुभार जो भी यूरिया का होगा, और आयतन, ठीक है, और फिर हमारे पास RT। तो आप देखोगे बेटा हमारे पास भार, हमारे पास यहां से निकाल लो आप। ठीक है, 10 से 10, 5 ही कम 5, और ये हो गया 20, तो ये हो गया 6, ये हो गया 10, 0.6 ग्राम आएगा। ठीक है, 0.6 ग्राम। तो 0.6, अणुभार होता है 60, आयतन था 50 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस 0.06, अणुभार 60, आयतन इसका 250 ml, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, कितना है बेटा 250 ml, पर यार इन दोनों को जोड़ा है हमने ना, एक मिनट रुकना बेटा, इस क्वेश्चन को ना और छोटा बनाते हैं, माफी चाहूंगा। ये क्वेश्चन ना बड़ा हो रहा है, और बड़ा क्वेश्चन क्या हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है। हो तो ये इससे भी जाएगा इस मेथड से, पर मेरे दिमाग में अभी एक कॉन्सेप्ट और आया है। पता है क्या, आप लोगों ने माई मान लो इसकी मोलरता ज्ञात कर ली। ठीक है, इसकी मोलरता ज्ञात कर लो आप पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मोलरता दे रखी थी, आयतन निकल के आ गया, आप इसकी मोलरता ज्ञात कर लो C1। ठीक है, जो पहला विलयन है विलयन 1, ठीक है, विलयन 1, थोड़ा सा मिक्सिंग करना। तो जब इसकी मोलरता ज्ञात करोगे तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोलरता का फॉर्मूला होगा, ठीक है, मोल बटे आयतन, यानी भार बटे अणुभार, और यहां पर विलयन का आयतन सॉल्यूशन का, वो भी किसमें बेटा, लीटर में। तो आप ये देखो बेटा, यहां पर इसका जो भार था स्टार्टिंग में जो हमने मान रखा था, इस भार, इसके हिसाब से 12 ग्राम, अणुभार कितना था बेटा 60, आयतन कितना था बेटा इसका, ठीक है, आयतन किसका था इस वाले विलयन का 1000 ml। तो यहां पर हमारे पास 1000 ml आ गया, इसको लीटर में चेंज करोगे ऊपर 1000 से चला गया, ये कट गया हमारे पास। तो भाई 12 ही कम 12, 12 पंजे 60, तो ये 0.2 आ गया। तो इसकी जो C1 आई वो बेटा 0.2 मोलर आ गई। क्या आ गई, 0.2 मोलर। ठीक है,
आपको बस इतना ही करना है कि इसकी सांद्रता जो है 0.2 मोलर आ गई। फिर आप लोगों ने क्या करना है भाई, इसी विलियन के, ठीक है, और फिर एक हमारे पास एक और विलियन था, ठीक है, एक और विलियन था जिसको आपने सेकंड विलियन कहा, इसको आपने सेकंड विलियन कहा, वो था ये वाला। इसका भार दे रखा है, आयतन दे रखा है, इसको तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे। तो इसमें जो मोलरता होगी M2 वो होगी भार बटे अणुभार गुणा, यहां पर विलियन का आयतन होगा बेटा लीटर में, तो यहां पर भार था 0.06, अणुभार है बेटा 60, ठीक है, 0.06 ही था ना, हाँ, अणुभार है 60 यूरिया का, और आयतन हमारे पास हो जाएगा 250, ठीक है, इसको लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर जाएगा 1000, ठीक है, 1000 ml। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, इससे ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कट गई, 6 से 6 कट गया, तो 1/250 आ गया हमारे पास इसकी मोलरता। तो भाई अगर इसको देखा जाए तो 0.004 आएगा शायद ये, ठीक है, एक को भाग करें 250 से, 0.004 आ गई इसकी मोलरता, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या काम करा बेटा, इन दोनों विलियनों की अलग अलग मोलरता ज्ञात कर ली। उन्होंने एक बात बोली कि भाई दोनों में ना ध्यान रखना, लेकिन यार एक चीज और देखी हमने भाई, ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा, हम दोनों ने एक चीज और देखी बेटा, कि जब दोनों को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे भाई, मिक्स करेंगे, तो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अर्जुना में। हम लोग जब दो विलयनों को मिक्स करते थे और परिणामी विलयन बनाते थे तो इसमें यहां पर सांद्रता निकालते थे। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे इसकी सांद्रता M1 0.2 मोलर और इसके 50 ml लिए इन्होंने, राइट, और यहां पर बेटा M2 का मान होगा जो हमने निकाली 0.004 जिसके 250 ml लिए, और आपको पता होगा दोनों ही क्या हो गए, यूरिया, दोनों ही क्या हो गए बेटा, यूरिया, ठीक है, और हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, यूरिया का परिणामी विलयन। तो हम लोग परिणामी विलयन में यूरिया की सांद्रता निकालेंगे, तो यूरिया की सांद्रता यानी जो मोलरता है उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यूरिया के मोल बटे टोटल आयतन। अब 50 ml को 250 ml में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास 300 ml। तो हमारे पास आयतन तो आ गया 300 ml, हमें चाहिए इसके मिलीमोल। तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा मोल बराबर मोलरता गुणा आयतन से, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.2 को 50 से, ठीक है, 0.2 को 50 से, तो हमारे पास आएगा बेटा 10 मिलीमोल, और जब आप 250 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से भाई, तो ये आ गया 1 मिलीमोल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, टोटल मिलीमोल आ गए यूरिया के, वो आप क्या रख दोगे, यहां पर रख दोगे 11। तो ये मोलरता आ गई हमारे पास 0.2 गुणा 50, 10 ही, हाँ, तो ये मोलरता आ गई बेटा। अब इस विलयन के लिए आप क्या करोगे बेटा, पाई बराबर CRT का प्रयोग करना। अब C के जगह पर रख देना ये 11/300। R का मान आपको दे रखा है, ठीक है, R का मान यहां पर दे रखा है 62, यही वाला यूज करना है, और टेम्परेचर जो है वो भी दे रखा है बेटा हमारे पास कितना, 300 केल्विन। तो इस प्रकार से इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और तीसरा आसान मेथड बताऊंगा बेटा मैं, एक और तीसरा आसान मेथड बताऊंगा। एक और तीसरा मेथड बताऊंगा आसान।
इसको नोट करिएगा भाई पहले, इसलिए नोट करिए बेटा इसको। फिर एक और मेथड बताऊंगा भाई, वो इससे भी आसान होगा, ठीक है। ठीक है, हेलो हेलो गाइस, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े? सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई भाई? 11/13, 11/300। टेम्परेचर भी 300 है शायद, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो गया भाई? 300 दे रखा है शायद, और आर का मान दे रखा है 62। तो हमारे पास 62 आ गया बेटा यहां पे, 62। तो 62 गुणा 11, 682, यही है आंसर इसका। अच्छा, किसी किसी को समझ नहीं आया, ठीक है बेटा, दोबारा कर देता हूं। यार इसमें ना 11वीं क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मिक्सिंग का, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग का। दोबारा देखो, यही क्वेश्चन आएगा, 682 आएगा। ये थोड़ा कुछ बस लेंथी क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है भाई, सबसे पहले, ठीक है, फोकस करना है। हमारे पास दो अलग अलग विलियन है, ध्यान रखना। 300 केल्विन तापमान फिक्स है, पहले मुझे बताते रहना क्वेश्चन कहां कहां तक क्लियर है, ठीक है। 300 केल्विन पर 50 ml का 0.2 मोलल यूरिया विलियन, ठीक है। 50 ml का 0.2 मोलल यूरिया, जिसका घनत्व दे रखा है 1.012 ग्राम प्रति ml, को 250 ml के एक ऐसे विलियन के साथ मिलाया जाता है। पहली चीज तो ध्यान रखना है, जो दोनों विलियन है, ये भी यूरिया का है बेटा, प्लस, और ये भी यूरिया का है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे बेटा? ये दोनों मिलकर बना रहे हैं परिणामी विलियन। ये दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं बेटा? परिणामी विलियन। ठीक है, और वो भी यूरिया का ही होगा। तो इसके अंदर वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो परासरण दाब होगा वो क्या होगा, परिणामी विलयन के अंदर जो परासरण दाब है वो क्या होगा। अब देखो बेटा, परिणामी विलयन में जो परासरण दाब होगा वो हमारे पास होगा पाई बराबर CRT। देखो टी का मान हमें दे रखा है 300 केल्विन, आर का मान हमें दे रखा है। हमें केवल क्या चाहिए? परिणामी विलयन में सांद्रता चाहिए, मोलरता चाहिए, कि बस हमारे पास मोलरता निकल जाए, काम बन जाएगा। आदर्श विलयन है दोनों। तो यहां पर यूरिया के हमने लिए बेटा कितना? 50 ml, ठीक है। और यहां पर लिया हमने 250 ml। यहां पर क्या लिया हमने? 250 ml। यहां पर हमें भार दे रखा है बेटा 0.06 ग्राम का, ठीक है। तो मोलरता हम निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। मोलरता यहां का निकालना आसान है, लेकिन यहां से मोल भी निकलेंगे बेटा, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 0.2 मोलल है, ये 0.2 मोलल।
अगर आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जितने भी परासरण दाब वाले क्वेश्चन होंगे ना, परासरण दाब वाले क्वेश्चन, उनमें कहीं पर मोललता दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी बेटा? मोललता। तो वो मोलरता के बराबर ही होगी। यह मैं इसलिए नहीं कि मोलरता मोललता के बराबर होती है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि मोललता जो है वो मोलरता के बराबर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर फिर भी मैं आपको यह बता दूं बेटा, ठीक है, मैं आपको यह बता दूं क्योंकि मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, और ये जो अणुसंख्या गुण है ये हम तनु विलयनों के लिए लागू करते हैं, अति तनु विलयनों के लिए। और जो बहुत ज्यादा तनु विलयन होते हैं ना, उनकी मोलरता और उनकी मोललता लगभग समान होती है। क्या है भाई ये? हाँ, तो क्या बोला मैंने? इनकी मोललता और मोलरता बराबर है। अब जैसे मान लो, चलो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि सर जी हमें पता नहीं है, ठीक है, आपको इतना तो याद होगा कि भाई जो आयतन है वो दोनों के दोनों क्या है? योगात्मक भौतिक गुण। तो जो टोटल आयतन है वो हमारे पास 300 ml आ गया। हमें केवल मोलरता ज्ञात करने के लिए, सी ज्ञात करने के लिए यूरिया के टोटल मिलीमोल और टोटल आयतन देखा जाए तो आयतन हमारे पास क्या होगा बेटा? 300 ml। हमें बस यूरिया के मिलीमोल चाहिए, यहां से और यहां से जैसे मन करे वैसे निकाल लो, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे तो आप बेटा इसकी मोलरता को कन्वर्ट करके देखो। जब मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था तो इसकी जो वैल्यू आई थी ना वो सेम ही आई थी। कैसे? आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बाहुबली बॉक्स मेथड बनाकर, ठीक है, इसकी मोलरता ज्ञात करी थी, ठीक है, इसकी मोलरता ज्ञात करी थी, तो मैंने यहां पर लिखा था विलेय, यहां पर लिखा था विलायक, और यहां पर लिखा था बेटा विलयन। कोई दिक्कत तो नहीं? आप कहोगे नहीं सर। भार आयतन घनत्व, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, हमारे पास 0.2 मोलल है, तो 0.2 मोलल का मतलब क्या हुआ बेटा? 0.2 मोल का मतलब हुआ 0.2 मोल 1 किलोग्राम विलायक में। और अगर 0.2 मोल है तो भार कितना होगा बेटा? मोल गुणा अनुभार से 0.2 गुणा 60 यानी 30 ग्राम होगा। 30 ग्राम हो कितना होगा भाई? 3 ग्राम होगा शायद। 0.2 0.2 गुणा 0.2 गुणा 60, 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम तो कितना आ गया बेटा? 12 ग्राम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करा बेटा? 12 ग्राम 1000 ग्राम, इसमें भार एक योगात्मक भौतिक गुण है तो 1012 ये कर दिया। इसका घनत्व दे रखा था हमें विलियन का 1.012, 1.012, ठीक है, 1.012। अब देखो बेटा, इसके लिए विलियन के लिए पहले मैं प्रूव करा रहा हूं कि इसकी मोलरता मोललता के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा? घनत्व का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन। तो बेटा आयतन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? भार बटे घनत्व। भार है 1012, घनत्व है 1.012 बराबर 1000 ml। तो ये आ गया 1000 ml आयतन आ गया, ठीक है। आप जब मोलरता निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? मोलरता इसकी यूरिया की, तो यूरिया के भार बटे अणुभार और विलियन का आयतन यहां पर रखोगे बेटा लीटर में। तो भार 12 थे, अणुभार 60 है, आयतन 1000 ml है, उसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 आएगा। इससे कट गया तो ये इससे कट जाएगा बेटा 10 और 2, तो फिर से आ गया 0.2 मोलर। तो इसीलिए आप डायरेक्ट यहीं पर ही यूज कर लो ना भाई, ये 0.2 मोलर ही है, ठीक है। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया। और अगर आप बहुत सारे वो करते तो यहां पर ऐसा कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई
आपको मिक्सिंग करनी आती होगी। मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहां पर सांद्रता निकालनी है तो यूरिया के मिलीमोल ज्ञात करने होंगे, क्योंकि आयतन तो मिलीलीटर में आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, मोलरता गुणा आयतन। क्योंकि देखो मोलरता किसके बराबर होती है बेटा, मोलरता बराबर होती है मोल बटे आयतन। तो मोल किसके बराबर हो गए, सीबी या एमबी, तो मोलरता गुणा आयतन। तो मोलरता हमारे पास 0.2, आयतन कितने होंगे बेटा हमारे 50 ml है ये, तो गुणा करेंगे तो 10 मिलीमोल आएंगे। ध्यान रखना मिलीमोल, मोल नहीं आए, मिलीमोल। मोल तब आते जब आयतन लीटर में लेते, एमएल में लिया है तो बेटा वो आएंगे। अब देखो आगे, यहां पर आप अगर मोलरता निकाल लो पहले, क्योंकि मोलरता निकालोगे तभी आप मिलीमोल या मोल निकाल लो सीधे। आप मिलीमोल निकाल लो यहां पर भार बटे अणुभार से, क्योंकि भार दे ही रखा है। तो हमारे पास 0.06, ठीक है 0.06, अणुभार कितना होता है बेटा 60। अच्छा एक और बताऊं मैं आपको, ये मोल है क्योंकि भार बटे अणुभार है, और हमें यहां पर मिलीमोल चाहिए क्योंकि आयतन हमने एमएल में ले रखा है। तो हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से गुणा करने पर ये 2 पॉइंट गए तो ये कट गया, ये 0 गई, ये कट गया, तो ये हमारे पास 1 मिलीमोल आ गया। ठीक है 1 मिलीमोल आ गया। हमें यहां पर चाहिए टोटल यूरिया के मिलीमोल। 10 मिलीमोल ये रहे, 1 मिलीमोल ये रहे, तो बेटा कितना हो गया 11। अब यहां पर सांद्रता आ गई है 11/300। ठीक है, और क्योंकि ऊपर मिलीमोल है नीचे मिलीलीटर है तो मिली से मिली कट जाता है, तो ये मोल प्रति लीटर ही कहलाती है। ठीक है मोल प्रति लीटर ही कहलाती है। अब आपके पास रहा ये फॉर्मूला, इसमें हमें परासरण दाब निकालना था। पाई बराबर CRT से C के स्थान पर हमने रखा 11/300, R का मान उसने दे रखा है हमें 62, और टेम्परेचर का मान उसने दे रखा है 300। ठीक है, अब आप जब हल करोगे ना बेटा, इस 300 से 300 कट गया, और 11 दूनी कितने होते हैं बेटा 22, 11 दूनी कितने होते हैं 22, और 11 छंग होते हैं 66, 66 में 2 हासिल लगेंगे 68 आ जाएगा। तो 682 mm ऑफ Hg ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मैंने ये प्रूव करने के लिए बोली कि मोलरता मोलरता बराबर है। अगर आपको ये चीज पहले ही पता होती कि मोलरता और मोलरता बराबर है तो आप सीधा इनकी मिक्सिंग कर लेते, परिणामी विलयन बना लेते और यहां से निकाल देते। आशा करता हूं कि यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थर्ड टाइम, यस और नो, बोलिए बेटा। हेलो हेलो गाइस, अब क्लियर हुआ। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था इसमें, पर देखो जब आईआईटी में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको मैं इधर से मिटा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैंने आगे दोबारा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आगे क्या करा मैंने, दोबारा सॉल्व कर दिया ये। क्लियर है बेटा, क्लियर है, वेल डन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बड़े कॉन्सेप्ट थे, मतलब मिक्सिंग थी और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अब आपको यह बताना है बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या है, पास्कल में आंसर देना है, पास्कल में, पहले ढूंढना पास्कल में। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना। 200 ml पानी में 60 ग्राम प्रति मोल द्रव्यमान वाले, ठीक है मोलर द्रव्यमान वाले 2 ग्राम प्रोटीन को घोलकर तैयार किए गए विलयन द्वारा लगाया गया परासरणी दाब बताना है क्या होगा। अब देखो ये मान आएगा बार में, और पाई का जो फॉर्मूला होता है परासरण दाब का, ठीक है परासरण दाब का, परासरण दाब का वो होता है पाई आई गुणा सी गुणा आर गुणा टी। अब सुनना मेरी बात को, क्योंकि ये प्रोटीन है तो बेटा ये क्या हो गया जैव अणु,
ये आयनों में टूटेगा नहीं, तो एक आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा। तो इसके लिए आई का मान तो हो गया 1। सांद्रता मोल बटे आयतन या भार बटे अणुभार, जो आप करोगे वो कर लो। आर का मान यहां से निकाल लो। बस मैं एक चीज आपको दे देता हूं, एक बार के अंदर 10⁵ पास्कल होते हैं। तो आपका जो भी मान आएगा यहां पर बार में, ठीक है, दाब, उसको 10⁵ से गुणा कर लेना और फिर आप इंटीजर टाइप में क्वेश्चन डालना। जेई मेंस 2024 में क्वेश्चन आया है 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में। समय चालू होता है अब आपका, पोल ऑन है और बेटा समय भी चालू है। हाँ वही बेटा, देव नारंगिया बिल्कुल करेक्ट है। M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 बिल्कुल करेक्ट है। वही करा हमने, वही तो किया बेटा हमने, कर क्या सकते हैं, वही करा हमने। एक बार के अंदर इतने पास्कल होते हैं, ये हमें बताना है बेटा। देखिए आई मतलब 1, सी को आप लिखोगे भार बटे अणुभार, आयतन लीटर में चाहिए हमें, और आर का मान दे रखा है उन्होंने गुणा टी। तो भार कितना दे रखा है बेटा, 2 ग्राम, अणुभार कितना है 60, ओके, और 1/V, आयतन कितना दे रखा है 200 ml, लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आर का मान कितना दे रखा है 0.083 और तापमान दे रखा है 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना भाई। तो हुआ क्या हमारे पास, देखो भाई बहुत खतरनाक चीज हो गई है। तो हमारे पास देखो, इन 3 जीरो से पहले तो ये 3 जीरो गायब कर दो, हो गई। फिर इस 2 से ये 2 गायब हो गया। फिर 6 पंजे 50 कर दो। इसकी गुणा देखो भाई, पाई जो आया वो आया हमारे पास 0.083 गुणा 50, ठीक है, और ये आएगा बार में। अगर आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁵ से गुणा करोगे। तो हमने 0.083 गुणा 50 गुणा 10⁵, तो अब ये हो गया बेटा पास्कल में। तो आप देखोगे 3 स्थान से 0 चली गई, नीचे आ गया हमारे पास 1000, इससे कट गया 2 बचे, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 10⁵2 है ना, ये 83, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी भाई, 1 और 2 0, 3 तो 0 आ जाएंगी, फिर 5 तिया 15 और 5 8 41, तो ये आएगा भाई हमारे पास इतना पास्कल आंसर आया है 41,5000। कृष्णा वर्मा बहुत बढ़िया, 41,5000 आ गया भाई, 41,5000। 6.68% बच्चों का आंसर करेक्ट है, ठीक है, 41,5000 करेक्ट है भाई। आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ में आ गए होगी बेटा। हो गया भाई, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए भाइयों। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। इसके लिए आप क्या क्या करोगे, नीचे दिए गए एक दुर्बल अम्ल HI का वियोजन दे रखा है। ये हमारे पास अनादर्श विलयन है बेटा। इसका वियोजन नियतांक Ka का मान दे रखा है 1.2 गुणा 10⁻⁻5 है। 300 केल्विन पर HX के इतने मोलर जलीय विलयन का परासरणी दाब इतने बार है। आर का मान दे रखा है, देखो पाई बराबर होता है I गुणा C, ठीक है,
गुना आर और गुना टी। आर का मान दिया, टेम्परेचर भी दे रखा होगा कहीं पर, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, ये भी दे दिया। सांद्रता भी दे रखी है, सांद्रता भी नहीं निकालनी, 0.03, ठीक है 0.03। आप लोगों को वियोजन स्थिरांक, सांद्रता और वियोजन की मात्रा पर एक वो पता होगा रिलेशन, क्या होता है बेटा वो, के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के, ठीक है 1 माइनस के अल्फा, याद है 1 माइनस के अल्फा। अब आप क्या करोगे, यहां से वैल्यू दे रखी है सारी, अल्फा का मान निकालोगे, क्या निकालोगे, अल्फा का मान इसके द्वारा, सांद्रता दे रखी है 0.03। फिर आपको यह बात पता होगी कि जब HX का वियोजन होता है, H प्लस और X नेगेटिव बनता है, टाइम 0 पर 1 मोल इसका कुछ नहीं, और साम्य पर 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो यहां से जो N ऑब्जर्व्ड आएंगे वो 1 प्लस अल्फा हो जाएंगे, इन सबको जोड़ लेंगे नीचे वाले को, और I का मान आएगा 1 प्लस के अल्फा, याद आ गया 1 प्लस के अल्फा। तो I का मान आप यहां से रखोगे, ठीक है। अब मैंने चालू कर दिया है, आप लोगों को बताना है कमेंट ऑन टाइम स्टार्ट, कमेंट ऑन टाइम स्टार्ट, कमेंट ऑन टाइम स्टार्ट बेटा। चलिए देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा दोस्तों। के ए सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान निकालना है। इवन आप लोग ये भी कर लेना, क्योंकि तनु विलियन है, बहुत तनु विलियन है, तो ये बात ध्यान रखना, अल्फा का मान 1 से बहुत छोटा होता है, तो उसको आप नगण्य मान लेना, 1 ही मान लेना, ठीक है। द्विघातीय समीकरण ना बनाते हुए इस अल्फा को 1 की तुलना में 0 मान लेना, तो के ए का मान आप सी अल्फा स्क्वायर से निकाल लेना, सी अल्फा स्क्वायर। गलत पोल दे दिया क्या इस बार, सॉरी बेटा, एक टाइम हो, वैसे 1 मिनट हो गया था आपका, इंटीजर टाइप 1 मिनट गायब। चलो इसमें आंसर दो, पोल रॉन्ग, पोल ठीक कर दिया मैंने, सी अल्फा स्क्वायर से अल्फा का मान निकाल लेना आप, ठीक है। आई का मान 1 प्लस अल्फा होगा। अब के ए का मान दे रखा है 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 5, इधर है 0.3 गुणा अल्फा स्क्वायर, तो इससे चला गया, यह आ गया 4, ठीक है। यह आ गया 4 बेटा, तो अल्फा का मान आएगा हमारे पास 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, और इसका मान निकलेगा हमारे पास रूट में, क्योंकि 1/10 को लिखते हैं ना हम 3.16, कल मैंने निकलवाना सिखाया था आपको, तो ये अल्फा का मान होगा बेटा। दस की घात -5, बहुत छोटा मान दे रखा है यार। ओ सॉरी सॉरी, 0.03 है बेटा, ये माफी चाहूंगा, फिर तो और आसान है निकालना, 0.03 है ना, तो और आसान हो गया फिर सीधा, 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 5, 0.03 और अल्फा स्क्वायर, तो इस पॉइंट से जाएगा तो नीचे जाएगा 100, इस पॉइंट को जाएगा तो नीचे जाएगा 10, इससे कट गया 4, फिर 1 0 से 1 0, फिर ये 0 जब इससे गुणा करेगी तो अल्फा का मान आएगा हमारे पास 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात -2, यानी अल्फा का मान आएगा हमारे पास 0.02, ठीक है 0.02। तो यहां पर आप आई 1 प्लस 0.02, सांद्रता का मान दे रखा है हमें कितना बेटा,
0.03, आर का मान दे रखा है हमारे पास 0.083 और टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास 300। अब देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा। तो 1.02, ठीक है। 1.02 इंटू में 0.03 इंटू में 0.082383 इंटू में 300, तो ये आएगा हमारे पास 76.19। तो भाई 76 आएगा, 0.76 आएगा, हाँ 0.76, 10 की पावर माइनस के 2। अब आप इसको नियरेस्ट इंटीजर में रखोगे बेटा, तो आप लोग देखिए 1 क्या है, 5 से छोटा हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास इसका मान आएगा 76, इसका मान आएगा बेटा 76, ठीक है। तो 76 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 65.42% बच्चों का आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई आगे एक क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 300 केल्विन पर रक्त यानी ब्लड का प्रसारणी दाब 7.47 बार है, मतलब जो खून है उसका प्रसारण दाब 7.47 बार है। एक रोगी को ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया गया, मतलब ग्लूकोज को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इसके नसों में माध्यम में देने के लिए इस रक्त के साथ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होते हैं बेटा, समप्रसारी। इसका मतलब दोनों का प्रसारण दाब सेम होना चाहिए। तो ये दे तो रखा रक्त का, अब आइसोटोनिक शब्द का मतलब हो गया कि ग्लूकोज के विलयन का प्रसारण दाब भी यही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, इस रक्त के साथ आइसोटोनिक है, ग्राम प्रति लीटर में ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता बताइए क्या होगी। देखिए ग्राम प्रति लीटर में, तो हमारे पास ग्लूकोज क्या है बेटा, पहली चीज तो आदर्श विलयन है, आई का मान 1 होगा, पाई बराबर आई गुणा सी गुणा आर गुणा टी से। पाई हमें दे रखा है, आई को लिखेंगे 1, सी को लिखेंगे भार बटे अणुभार, ठीक है, भार बटे अणुभार गुणा आयतन और आर और टी। आप भार और आयतन, पाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, भार बटे आयतन को एक साथ लिख लो तो ये ग्राम प्रति लीटर हो गया, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर हो गया। तो आपके पास आर टी बटे वी होगा। तो एक तरीके से आपको क्या सॉल्व करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है भार बटे आयतन, ठीक है। तो जो होगा हमारे पास आर टी बटे पाई वी। अब जो भी मान आएगा ये सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में, और ये हमें मान बताना है यहां पर क्या होगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 24 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि आप कर लेंगे। इस बार का टाइम में 90 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को मैंने खोल के तो पूरा ही रख दिया भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, इंटीजर टाइप का है भाई, 1.5 मिनट का समय है, फटाफट करिए। चलिए चलिए गाइस, चलिए, लव यू। अच्छा भाई मुझे ना चलिए चलिए गाइस, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जो खून का दाब है वही ग्लूकोज का भी होगा। तो यहां पर इसके प्रसारण दाब के लिए बेटा क्या कर दोगे आप, वही यूज कर लेना जो खून का दे रखा है, ब्लड का दे रखा है। अब क्या मिसप्रिंट हो गया भाई, अच्छा वी आ गया क्या यहां पर, वी, ओके 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 बेटा, ओके, वी इधर चला गया ना, हाँ इधर आ गया, अच्छा अच्छा वी इधर चला गया। तो हमारे पास पाई बाय आर टी, ये आएगा ना, पाई बाय आर टी, सॉरी बेटा, पाई बाय आर टी, पाई बाय आर टी, और अणुभार जाएगा ऊपर, अणुभार जाएगा ऊपर, ब्रज गुणा हो गया, ठीक है, कोई नहीं, करिए। अब बेटा देखो ग्लूकोज का जो अणुभार, पहले तो दाब दे रखा है 7.47, अणुभार दे रखा है 180, आर का मान है 0.083
और बेटा तापमान दे रखा है 300 केल्विन। हल करेंगे, यहां पर इस 0 से 0 चली गई, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 5 आ गया। ठीक है, 7.47 गुणा 3 भाग 0.083 भाग 5, आंसर आ गया 54। आंसर आ गया बेटा 54। ठीक है, 54 65.75% है, 65.75% है। ये भी क्लियर हो गया भाई। रुक जाओ रुक जाओ, बहुत बढ़िया भाई। अब एक बात बताओ बेटा, अब देखो बेटा यहां पर सिंपल, हमें ना गिन के बताने हैं, इनमें से गिन के बताने हैं कि जो सांद्रता है, आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास समप्रसारी होते हैं या जिनका परासरण दाब समान है, मतलब समप्रसारी, तो उनकी खास बात यह होती है कि आई और सी का गुणनफल आई गुणा सी जो है वो बराबर होता है, I2C2 I1C1। ठीक है, बराबर होता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि हमें सी का मान निकालना नहीं और आई का मान नहीं निकालना आता। देखो सांद्रता सबकी दे रखी है, ये आयनों में टूटेगा नहीं, अल्कोहल है, तो यहां पर आई का मान 1 रखना। केबीआर में आई का मान 2 रखें क्योंकि 2 आयन में टूटेगा। ये 4 और 1 5, आई का मान 5 में टूटेगा बेटा। कैसे? क्योंकि देखो जब ये टूटेगा, संकुल आयन है, 4 पोटेशियम आयन में, 1 इसमें है। ठीक है, ऐसी बेटा यहां पर आपको बस ये ट्रिक यूज करनी है, और हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 समूह बनाए हुए हैं। आंसर इसका 1 से 5 के बीच में कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 25 जनवरी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। कमेंट ऑन इंटीजर टाइप 2 मिनट चालू कर दीजिएगा। चालू करते हैं बेटा, बताइए भाई क्या आंसर होगा दोस्तों। पानी पी लेता हूं तब तक। ठीक है गाइस, देखो भाई, करिए करिए करिए। डी नहीं बताना बेटा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, गिन के बताना है। गिन के बताने, 1 है 2 है 3 है 4 है, कितने विलियन है, ABCD नहीं बताना बेटा। देखो आप लोगों को जब आई और सी की गुणा करनी पड़ जाए, आई का मान इसके लिए देखो सांद्रता 0.5 है, आई का मान इसके अंदर होगा 1, तो 0.5 आएगा। जब आप यहां पर रखोगे तो हमारे पास सांद्रता 0.25 है, आई का मान 2 होगा, ध्यान रखना, तो ये मान होगा 0.5। तो इसके लिए आई और सी हो गया, तो हमारे पास जो विलियन 1 है ये समप्रसारी हो गया। अब देखते हैं इसके लिए, यहां पर आई का मान 5 होगा, चाहे तोड़ के देख लेना, और यहां पर ये फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट है, तो भाई आपके पास 1 और 2, 2 और 2 4 और 1 5, आई का मान 5 होगा बेटा। यहां पर 5 आयन में टूटेगा, 2 अमोनियम आयन, 1 आयरन आयन, 2 सल्फेट। तो यहां पर देखो भाई हमारे पास 0.1 गुणा 5 बराबर आ गया 0.5, तो 0.1 गुणा 5 आ गया बेटा 0.5। तो ये दोनों विलियन भी क्या हो गए बेटा, आई और सी बराबर रखते हैं, तो ये भी समप्रसारी हो गए, समान परासरण दाब वाले हो गए। अब देखिए इसके लिए आई का मान 5 है, तो 0.05 की मल्टीप्लाई जब 5 से करोगे तो 0.25 आएगा भाई। अब यहां पर आई का मान कितना हो गया बेटा 2, तो 0.25 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो 0.50 आएगा। अब सी जो है वो ऐसा है जिसके आई और सी का गुणनफल समान नहीं आया, तो ये समप्रसारी नहीं होगा बेटा, हटा दो। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर आई का मान कितना हो गया 2, और यहां पर आई का मान होगा 3,
तो जब आप गुणा करोगे, इसकी सांद्रता है 0.15 की, गुणा करोगे 2 तो 0.30 आएगा। यहां पर सांद्रता है 0.1, आई का मान 3 है तो ये भी 0.3 आ गया। तो ये भी बेटा समप्रसारी निकल के आया। यहां पर आयन गिनो बेटा, के पॉजिटिव अलग होगा, ठीक है, ये द्विलक आयन है, Cl माइनस अलग होगा, Mg अलग होगा और 2 क्लोरीन अलग होंगे। तो 3 और 2 5 हो गए। यहां पर आई का मान हो गया 5। जब 0.02 को आप 5 से गुणा करोगे तो 0.10 आएगा दोस्तों। और यहां पर आई का मान हो गया 2, तो 0.05 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 0.10 आएगा। यहां पर भी आई और सी का गुणनफल बराबर आ गया। इसका मतलब है ए, बी, डी और ई 4 ऐसे समूह हैं, ऐसे युग्म हैं जो समप्रसारी होंगे बेटा, ठीक है, जो समान होंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, और 4 करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो मुझे बताइए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो? आप लोगों को इनकी सांद्रता और इनका जो वान-ठाप गुणांक है उनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके देखना है कि कहां कहां पर युग्म बराबर आ गए। अगर इधर वाला इधर के बराबर आ गया तो समझ लो कि वो हमारे पास समप्रसारी विलयन हो गए, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो वो समप्रसारी नहीं हुए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार, ठीक है। इसका आंसर 1 से लेके 5 के बीच में आता है, क्योंकि 5 युग्म दे रखे हैं हमें, 5 युग्म दे रखे हैं बेटा। अब देखो यार, सिंपल सी बात बता रहा हूं, इस बार गलती हो गई, इस बार गलती हो गई, लेकिन इस बार गलती नहीं करेगा कोई भी। वापस से 1 से लेके 4 आपको युग्मों की संख्या बतानी है, कितने युग्म हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पहले पढ़ाया था। इस बार गलत नहीं होना चाहिए तो भाई साहब, नहीं तो उल्टा करके मारूंगा तुम्हें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय चालू होता है अब आपका, ठीक है। इंटीजर टाइप 1 से 4 युग्मों में से छांट के लिखो। 2023 6 अप्रैल शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 2 होगा, वैसे शिफ्ट सेकंड था ये। चलिए ठीक है भाई। देखो अब बेटा, NaCl में आई का मान होता है 2, यूरिया के लिए आई का मान 1 ही होगा। 1 की गुणा 2 से करोगे, क्योंकि देखो हमें करना है आई गुणा सी बराबर I1C1 बराबर I2C2, तो दोनों की गुणा कर दी। 1 गुणा 2 बराबर आ गया 2, और 2 गुणा 1 बराबर आ गया 2, तो ये तो हो गया समप्रसारी। फिर यहां पर आई का मान हो गया 3, यहां पर आई का मान हो गया बेटा 2, तो यहां पर देखो 1 गुणा 3 बराबर 3, यहां पर 1.5 गुणा 2 बराबर 3, तो ये भी समप्रसारी हो गया, ठीक है, आइसोटोनिक हो गया। अब यहां पर देखो आई का मान बेटा 4 है, 1.5 गुणा 4, तो हमारे पास हो गया बेटा 6। यहां पर आई का मान बेटा 3 होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 करोगे तो भी 6 आएगा, ये भी हो गया। यहां पर आई का मान हो गया 2, और यहां पर आई का मान होगा 5, तो 2.5 को आप 2 से गुणा करोगे तो भी 5, 1 को गुणा 5 से करोगे तो भी 5। करेक्ट आंसर आ गया बेटा 4। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा 4, कि 4 युग्म हमारे पास समप्रसारी विलयनों के हैं।
तो हमारे पास 30.64% बच्चों का आंसर करेक्ट आया है। अब मुझे बताओ बेटा, क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों? यस और नो? बेटा अभी करूंगा, पहले देखो मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करना था ना यार। आप लोग चाहते हो अच्छा, अब नहीं तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लग दूंगा जो तुम्हें लगेंगे बस बोर्ड्स लेवल के हैं, तुम्हें खुश कराने के लिए भी क्वेश्चन ला सकता हूं मैं, ठीक है। पर मेरा कंसर्न ये रहता है कि भाई जब तक आप लोग पढ़ रहे हो ना, तब तक इतना इंटेंस पढ़ो कि जो पढ़े ना उसका कुछ मतलब हो, ठीक है। आपको दिखे कि आपका अंतर इतना है। आपने कभी क्लास में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, तो वो अगर आपने ये पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप पीडब्ल्यू की क्लास ले रहे हो, उसका लेवल ये होना चाहिए, क्वेश्चन इतने होने चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। आगे देखिएगा, आगे मैं थोड़ा सा और जानकारी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने आपको परासरण पढ़ाया, ठीक है, अभी मैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताऊंगा बेटा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, कल आपको डायग्राम तो याद ही होगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दो अलग अलग उसमें बांट दिया करते थे, ठीक है, और बीच में हम लोग क्या बनाते थे बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली बना दिया करते थे। ये क्या थी हमारे पास, अर्ध पारगम्य झिल्ली थी। आपको यह भी पता था हमारे पास इधर विलायक था, ठीक। आपको यह भी पता था बेटा कि इधर हमारे पास विलियन होता था, ठीक है। यहां पर विलय के भी कण होते हैं, और आपको यह भी पता था कि यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो ज्यादा कण दिखेंगे आपको, यहां पर वाष्पीकरण कम होता था तो कम कण दिखेंगे। और एक ही यहां पर लगी हुई थी पंप, याद है ना, पंप, जिसके द्वारा हाइड्रोलिक दाब लगाते थे, मतलब दाब लगाते थे, पंप था हमारे पास, इसके द्वारा हम लोग दाब लगाते थे। जो सामान्य परासरण होता है ना बेटा, वो क्या होता है, विलायक वाली साइड से विलयन की तरफ, है ना, या कम तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। और आपको याद होगा परासरण दाब का परिभाषा क्या थी, वह न्यूनतम आरोपित बाह्य दाब, सुनना मेरी बात को, वह न्यूनतम आरोपित बाह्य दाब जिसके कारण परासरण रुक जाता है। और वो कब रुकता है, जब दोनों का दाब बराबर होता था। यानी वो कब होता था बेटा, जब हमारे पास पी नोट ए का मान और पीएस प्लस पाई का मान बराबर होता था, है ना, यही परासरण दाब होता था। तो इसी को हमने परासरण दाब बोल दिया था। अब एक घटना और है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये तो परासरण था, एक है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। वो क्या होगा, आप ये सोच के बताओ, अगर मैं इधर हाइड्रोलिक दाब से ज्यादा अतिरिक्त दाब लगा दूं, बहुत ज्यादा दाब लगा दूं, जिससे इधर का ओवरऑल दाब यानी टोटल दाब इधर वाले दाब से ज्यादा हो जाए, तो मुझे बताइए विलायक के कण अब किधर से किधर चलेंगे, विलायक के कण अब किधर से किधर चलेंगे, बताना बेटा। अगर मैं हाइड्रोलिक दाब को, बाह्य दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, ठीक है, या इससे जो आपके पास परासरण दाब है इससे भी ज्यादा बढ़ा देता हूं, तो इधर बहुत ज्यादा दाब हो जाएगा। तो जो हमारे पास विलायक के कण होंगे वो विलयन से विलायक की ओर चलने लगेंगे, और इस घटना को ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा, उल्टा चलने लगेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम कहेंगे बेटा, यदि 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 क्या बोला मैंने, बाह्य आरोपित दाब, बाह्य आरोपित दाब परासरण दाब से
परासरण दाब से अधिक लगाया जाता है तो विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से विलायक की ओर चलने लगते हैं और इसी घटना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नोट करिएगा बेटा इसको, फटाफट बेटा नोट करिए इसको। रिवर्स ऑस्मोसिस ठीक है। तो भाई अब जो है, वैसे चैप्टर तो समाप्त हो गया पूरा, हर चीज डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही बताऊं, पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किसका क्वथनांक ज्यादा है, किसका क्वथनांक कम है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा भी होगा बेटा, क्वेश्चन सरल होंगे परंतु जल्दबाजी में नेगेटिव मार्किंग के शिकार होंगे। कौन होगा बेटा? वो होंगे तुम। पता है क्या, वो एक क्वेश्चन देगा और ऐसे अलग अलग विलियन देगा। ठीक है, और पता है क्या पूछेगा, बताओ इनमें से किसमें से सबसे ज्यादा हिमांक होता है या क्वथनांक होता है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में चेंज हो जाए। कैसे? जैसे उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग दे रखे हैं जैसे विलियन। ठीक है, एक विकल्प हो गया हमारे पास ऐसे करके 0.1 मोलर ग्लूकोज, बी हो गया हमारे पास 0.1 मोलर NaCl, सी हो गया हमारे पास 0.1 मोलर Na2SO4, और भाई डी हो गया 0.1 मोलर K4FeCN6। ऐसे 4 विकल्प बनाएगा वो। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों को ना आई देखकर, आई मतलब वानठाप गुणांक देखकर ये बताना है किसका हिमांक ज्यादा है, किसका क्वथनांक ज्यादा है। तो सुनना मेरी बात को, पहले बात हम करेंगे बेटा जहां जहां पर केस होता है। देखो, क्वथनांक में उन्नयन की बात, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा मोललता गुणा आई। ये फॉर्मूला बताता है कि जिसका आई ज्यादा होगा उसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा। ध्यान रखना बेटा, जिसका
आई अधिक होगा, आई अधिक होगा उसका क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। क्वथनांक में उन्नयन अलग चीज है, पर बात यह है कि क्वथनांक बड़ा होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है। तो जो विलयन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, डेल्टा टीबी सॉल्यूशन, वो हमेशा टीबी सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी के बराबर होता है। तो सीधी बात है, आई का मान ज्यादा हुआ तो डेल्टा टीबी का मान ज्यादा हुआ, डेल्टा टीबी का मान ज्यादा हुआ तो बेटा सॉल्यूशन का क्वथनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है। और विलयन का क्वथनांक भी अधिक होगा, ठीक है। ये पॉइंट तो हमें हो गया एक क्लियर। दूसरी चीज पे जहां गलती हो जाती है हमसे, वो क्या है बेटा, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणा मोललता गुणा आई। और आपको यह बात होगा, हिमांक में उन्नयन नहीं होता, हिमांक में अवनमन होता है। कैसे? डेल्टा टीएफ जो सॉल्यूशन होता है विलयन का, वो डेल्टा टीएफ सॉल्वेंट यानी जो विलायक होगा माइनस के डेल्टा टीएफ होगा। समझ रहे हो आप? अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणा मोललता गुणा आई। आप ये समझना कि जिसका वान ठाप गुणांक ज्यादा होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जब सांद्रता समान हो, केवल आई कंपेयर करना हो, ठीक है, और जब सांद्रता अलग अलग हो और आई भी अलग अलग हो, तब दोनों का गुणनफल चेक करते हैं, एमओ और आई, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये बहुत तनु विलयन है, इनमें मोलरता समान है। अब देखो, आई का मान ज्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ का मान ज्यादा होगा। डेल्टा टीएफ का मान जितना ज्यादा होगा, आप समझना उतना ये नेगेटिव वाला मान आप उसके वास्तविक हिमांक में से घटाओगे। इसका मतलब है उसका जो हिमांक है वो उतना ही कम हो जाएगा। तो वो पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा? बताइए वह कौन सा विलयन है जिसका हिमांक सबसे ज्यादा अधिक है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दबाजी में रहेंगे। उसने पूछा है कि हमें बताइए कि किसका हिमांक सबसे ज्यादा अधिक है। तो पता है हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि भाई जिसका आई ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, और जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, शायद यही पूछा है। लेकिन सुनिएगा, वो ये नहीं पूछ रहा है किसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, वो पूछेगा कि जिसका हिमांक ज्यादा है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जिसका डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होगा, हिमांक उतना ही कम होगा, ठीक है। तो फिर यहां पर पॉइंट आता है, याद करने की बात है, आई का मान जितना अधिक होगा, ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, पढ़ाने से अलग बातें ही है कि भाई क्वेश्चन में देखना कैसे है। क्योंकि पढ़ा तो मैंने टॉपिक दिया ही है, अब तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो टेस्ट में। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपका अगर एक क्वेश्चन बच जाए, आपको अभी तो इसकी पता नहीं लगेगी, लेकिन हाँ अगर एक क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, और आता भी है टेस्ट में डीपीपी में, अगर ये आ जाए तो फिर लगता है बुरा जब नेगेटिव मार्किंग खा गया था कि यार इतना सिंपल था यार, मेरे को ऐसे नहीं ऐसे देखना चाहिए था यार, है कि नहीं। देखिए, तो क्या कहा मैंने, आई का मान जितना अधिक होगा, आई का मान जितना अधिक होगा, डेल्टा टीएफ का मान यानी हिमांक में अवनमन का मान भी उतना ही अधिक होगा। परंतु विलयन का हिमांक उतना ही कम होगा। अगर कभी वो पूछता है कि भाई बताइए कौन सा विलयन है जिसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना जहां पर आई का मान सबसे कम होगा, ठीक है।
तो ये सारा दिमाग के खेल है भाई। देखो ये सब मैंने मतलब किताबों में नहीं लिखता, एक किताबों में अलग से नहीं लिखा होता, कि किताबों में लिखा हुआ है तो आप लोग बताइए। बाकी मैं बोल देता हूं भैया को कि वो वीडियो कॉल लगा दें आज। ठीक है, बोल दिया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ बेटा ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा ओवरऑल? बोल दिया बेटा। ठीक है, चलो लगा रहे हैं भैया। नोट कर लो पहले ये सब कुछ। इस बार भारी भरकम कंटेंट दे दिया गया, ज्यादा क्वेश्चन होंगे आईआईटी के। अभी वैसे और भी हैं, करने की इच्छा हो तो मैं होमवर्क लिख दूंगा भाई ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से 0.06 मोलर जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम। देखो हिमांक सबसे ज्यादा कम किसका होगा? वीडियो कॉल तो होती रहेगी है ना। तुम मुझे बताओ, आप ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन है। हिमांक सबसे कम उसका होगा बेटा जिसके लिए आई का मान सर्वाधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन है इसमें। यस, यहां पर के आई है, आई का मान 2, यहां आई का मान 5, यहां आई का मान 1 होगा, यहां आई का मान 3। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? बी होगा ना। आई का मान जितना ज्यादा होगा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा होगा, पर हिमांक कम हो जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। बी आंसर है। ये पूछे जाते हैं बेटा, ऐसे थोड़ा कि पूछे नहीं जाते। अब ये बताना, निम्नलिखित 4 विलयनों में से उन विलयनों की कुल संख्या बतानी है जिनका हिमांक 0.1 मोलर C2H5OH से कम है। ठीक है, कम है, और ये पूर्णांक वाला क्वेश्चन है। 0.1 यानी आई का मान यहां पर 1 है, मोलरता सबकी बराबर है। तो आप सोचो जिसका आई का मान इससे ज्यादा होगा, इससे आई का मान ज्यादा होगा, हिमांक उतना ही कम होगा, है ना। सेम क्वेश्चन है बेटा, और ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। ईयर लिखना भूल गया था मैं, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। कभी तुम्हें लग रहा हो कि मैं ऐसे ही लिख लाया? तो 4 जलीय विलयनों में से उन विलयनों की कुल संख्या जिनका हिमांक से कम है, यानी आई का मान ज्यादा होना चाहिए। अब देखो बेटा यहां पर आई का मान कितना है, यहां पर आई का मान 5, यहां पर आई का मान 3, यहां का आई का मान 2, यहां का आई का मान 4। तो सब में ही आई का मान ज्यादा है। आई का मान ज्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो बेटा तो चारों ही हो गए हमारे पास। तो ये निकटतम पूर्णांक में अगर ये क्वेश्चन रखो 30 सेकंड में आंसर देना हो तो क्या दोगे बेटा? कितने होंगे इसके? 4 होंगे। राइट और रॉन्ग? होंगे ना। यस, चलिए पोल 4 पोल स्टॉप आया नहीं क्या तुम्हारे पास? ओहो, चलो तुमने कोई नहीं, 4 दे दिया, बहुत बढ़िया है। ABCD सारे हैं। 1-2 क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं भाई मैं, ये कर लेना, नहीं होंगे तो बता देना। और भाई क्योंकि आपकी क्लास जो है वो बैक टू बैक है गाइस, मतलब एकदम एकदम से क्लास आ जाती है, और 6 बजे क्लास है। तो अगर ये क्लास मान लो 5:30 पे खत्म हो जाती तो मैं वीडियो कॉल जरूर करता। मैंने अपने भैया को भी बोला हुआ है कि यार लगा दो वीडियो कॉल, पर टाइम बहुत ही कम रहता है बीच में, और तुम्हें पता है कि यार क्वालिटी मैटर्स समटाइम। मैं कल पक्का आपको कॉल करूंगा, कल 100% है। कल ऐसा मुझे लोड नहीं होगा कि मुझे आज
क्लास मतलब चैप्टर खत्म करना है या कुछ भी करना है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बेफिक्र रह के कल क्लास करें, वीडियो कॉल करेंगे अगर आप लोग सहमत हो तो। ठीक है, आप लोग सहमत हो तो बेटा। और मेरी भी तो क्लास है ना बेटा, मेरी भी क्लास है गाइस, मेरी भी क्लास है। तो इसीलिए इसीलिए ठीक है, इसीलिए पक्की बात रही, कल जो है नेक्स्ट वाली क्लास में पक्का कॉल करूंगा आपको। अच्छा चलो ठीक है, एक दो से कर लेता हूं बात, एक दो से कर लेता हूं बात, पर ज्यादा से नहीं भाई। देखता हूं भाई। लव यू गाइस, लव यू। और देख मजा आ रहा है ना तुम्हें क्वेश्चन करने में, पीवाईक्यू वगैरह करने में। और अब आपको लेवल भी दिख रहे होंगे, लेवल सबके निकलेंगे है ना। लेवल सबके निकलने चाहिए भाई। और कल वाले चैप्टर में और मजा आएगा, आगे के चैप्टर और आसान है। ठीक है, और आसान आएंगे। अब देखो ये कनेक्ट हो रहे हैं, पता नहीं इनके यहां पे ही नेटवर्क शायद कम है। आया है एक, तो आया है, कोई आया है। हेलो मयंक, हेलो मयंक। तो बहुत सारे जोड़ दिए भैया ने। हाँ इधर आ गई है। हेलो रौनक, हेलो बेटा, कैसे हो, आवाज आ रही है? एक मिनट में इधर से आवाज ओपन कर देता हूँ यार, इनकी शायद इधर से आवाज कम। आवाज तो आनी चाहिए यार। हेलो हेलो हेलो, हेलो रौनक, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, तो रौनक मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कहां से बिलोंग करते हो बेटा? आपके नियर बाय मतलब जो और लोगों की आवाज आ रही है, केवल आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका शायद माइक ठीक नहीं है। अच्छा मैं लिपसिंग पकड़ूंगा, कहां से बिलोंग करते हो? शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। राजस्थान, ओके राजस्थान से हो। ओके, कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? बढ़िया, क्वेश्चन लग रहे हैं तुमसे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? और जब आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और लग रहा है इस बार होगा सिलेक्शन? कुछ चेंज है पहले से? ठीक है, बहुत बढ़िया रौनक, आई होप आपका सपना पूरा हो, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। अब भाई राखी, राखी, राखी तमराज किलविस, अंधेरा कायम रहे, अंधेरे से बाहर निकलो। आवाज आ रही है राखी? पता नहीं यार क्या हो रहा है। चलो गाइस, बहुत बढ़िया राखी, आईआईटीएन। आवाज यार पता नहीं क्यों तुम्हारी साइड से नहीं आ रही। अब मैं भैया को बोलूंगा कि भैया आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो भाई अर्श और सनी, आईआईटीएन, राखी, और भाई मयंक, मयंक ने तो लाइट वाइट जला ली, क्या हाल है? आवाज आ गई भाई, बढ़िया है। कहां से बिलोंग करते हो बेटा? मथुरा से? राधे राधे। सब बढ़िया चल रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? हाँ जी, आईआईटी क्वेश्चन कर लेते हो रहे हैं बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया मयंक बेटा, ऑल द बेस्ट। राखी, आईआईटीएन, अर्श, अर्श आवाज आ रही है बेटा? क्या हाल है, कहां से बिलोंग करते हो? यूपी से? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी?
इसमें दिक्कत होती है लिखने में। डेफिनेशन तो सारी लिखी जा रही है। और क्या कह रहे हो बेटा? हाँ हाँ, अच्छा, मतलब और कैसे बता, ये लिखवाना था कि मोलरता क्या होती है ऐसे करके। तो आप याद करो, एक एक याद करो, एक चैप्टर था वाष्प दाब और क्वथनांक, याद है? और उसमें क्वथनांक की परिभाषा लिखवाई थी कि वह निश्चित तापमान जब किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, बाह्य दाब के बराबर हो जाता है तो क्वथनांक की कहलाता है। याद है? क्या उस दिन आए नहीं थे? आए नहीं थे ना? तो बेटा एक बात बताओ यार, बैकलॉग हुआ, क्लास मिस हुआ, तो इसमें आपको क्या लगता है कि डेफिनेशन नहीं कराई क्वथनांक की, वाष्प दाब की? उस दिन आप तो बेटा ऐसे दूसरे किसी के ऊपर आरोप लगाना तो सही बात नहीं होती ना। आप एक बार चेक करते कि आपने, देखो हर एक टॉपिक में अलग अलग चीजें होती हैं। अब जैसे हम कई बार चार पढ़ते हैं तो चार को चार लिखते हैं, चार को FOUR 4 करके पढ़ेंगे तो वो ऐसे IIT में नहीं जाते, ठीक है। और वो वाला लेक्चर जिसमें डेफिनेशन वाला पार्ट है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला पार्ट है, नोट भी लिखवाए हैं वहां पे, ठीक है, कि ताप के बढ़ने पर ये होता है, और ठीक है, पृष्ठ क्षेत्र बल के बढ़ने पर ये होता है, अंतर आणविक बल के बढ़ने पर ये होता है। तो बेटा जहां जहां पे आवश्यकता होती है वहां पे सारा पॉइंट लिखवाया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, हम वो कह रहे हैं वो पॉइंट जो लिखे होते हैं ना, नोट पॉइंट वही होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, वही बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। वही क्वथनांक की परिभाषा वहां पे थी, वही पराशरण दाब की बात परिभाषा थी बेटा, ठीक है। वो वाला चैप्टर तुम एक बार पढ़ लेना। और कल की क्लास ली थी तुमने, लास्ट वाली क्लास ली थी, तो उसमें पराशरण की परिभाषा पढ़ाई थी, पराशरण दाब की। तो फिर यार तुमने मेरा, देखो तुमने, मैं फांसी पे चढ़ जाऊं क्या आज? देखो अब पहुंचाएंगे तो है ही, बस जान लगानी है तुम्हें, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया, तुम्हारे पास ना डीपीपी मिलेगी तुम्हें, याद है, और एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। तो डीपीपी और प्रैक्टिस शीट लगानी है। और जब तक आपके मॉड्यूल नहीं आ जाते, आज मान लो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, तो जब तक आपको प्रैक्टिस शीट, डीपीपी और जो क्लास के क्वेश्चन है वो करने हैं। हर चैप्टर में लगभग 60 के आसपास PYQ करवाऊंगा। अब तुम किसी बुक को भी लोगे उसमें भी 30 PYQ होंगे, है ना, 30-35 मिलेंगे। तो अगर आपको एक क्लास में 50-60 हो रहे हैं, फिर मॉड्यूल में 50-60 मिल जाएंगे, तो 100 PYQ करने का मतलब एक चैप्टर में कि आपको एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, टेक केयर गाइस। अब वेलकम, कल मिलते हैं फिर।